ओके, तो आज हम लोग क्लास 9th का चैप्टर करेंगे फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो इसमें पहले हम लोग फोर्स कवर करते हैं, फिर लॉज ऑफ मोशन। तो देखो फोर्स क्या होता है। फोर्स होता है एनी पुश और पुल ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। ठीक है, अब एनी पुश और पुल मतलब सिंपल फोर्स का कंसेप्ट है। जैसे कि आपने कोई भी एक ये बॉडी लिया, ये कोई भी एक ये बॉडी है, बॉडी बी, इसको आपने सपोज ऐसा पुश किया, ऐसे धक्का दिया, पुश। तो पुश किया मतलब क्या किया, फोर्स किया। ठीक है, एक और बॉडी है, सपोज इसी बॉडी को आप मान लो ऐसे पुश कर रहे हो, अब इसको पुल भी तो करोगे ना, अपनी तरफ कोई चीज खींचते हो, तो ये हो जाता है पुल। तो पुश करो किसी चीज को या पुल करो, उसे हम लोग फोर्स कहते हैं। ठीक है, अब देखो जो फोर्स होता है, फोर्स वो तीन टाइप का होता है। एक बैलेंस्ड फोर्स, एक अनबैलेंस्ड फोर्स, और एक होता है फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, 9th क्लास में भी आपको इतना ही, बैलेंस्ड, अनबैलेंस्ड और फ्रिक्शनल फोर्स। अब देखो ये कैसे होता है अलग अलग, मतलब इनका मतलब क्या हुआ। देखो जैसे कि बैलेंस्ड फोर्स में होता है, जैसे कि ये एक बॉडी है, बॉडी डब्बा कुछ भी कहो, एक ये बॉडी है। ठीक है, इसको सपोज इधर से एक फोर्स F1 दिया, एक फोर्स F1 दिया, इधर से एक फोर्स F2 दिया। ठीक है, दो फोर्स ले रहे हैं ना, एक इस तरफ से एक इस तरफ से। अब क्या होता है, ये दोनों फोर्स मतलब जो दो फोर्स लग रहे हैं F1 इज इक्वल टू F2 होता है, दोनों फोर्स इक्वल होते हैं। ठीक है, तो इक्वल होगा तो ये क्या होगा, ये बॉक्स मूव नहीं करेगा ना, तो इसे कहते हैं बैलेंस्ड फोर्सेस। ठीक है, अब जैसे कि एग्जांपल ले ले, सपोज ये एक मार्कर है। ठीक है, इसको, ये एक मार्कर है, इसको मैं इधर से ऐसा, इधर से मैं ऐसा फोर्स लूंगा तो इधर इधर जाएगा, इधर करूंगा तो इधर जाएगा। अब मैं दोनों तरफ से फोर्स लगा रहा हूं, एक इधर से एक इधर से। अब देखो जो दोनों फोर्स है वो इक्वल हुआ यहाँ पे, तो ये बैलेंस फोर्स हुआ। मतलब बैलेंस फोर्स ये कि जब टोटल फोर्स किसी बॉडी पे, टोटल फोर्स का कॉम्बिनेशन जीरो होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि ये एक बॉडी बी है। ठीक है, इस पे ये फोर्स F1 लगा, इस पे ये फोर्स F2 लगा। ठीक है, अब मैंने ऐसा कहा कि F1 F2 इक्वल है, F1 F2 इक्वल है, तो ये अभी भी मूव नहीं करेगा। अब सपोज मैं यहां से एक फोर्स लगा दूं F3 फोर्स मैं यहां से लगा दूं, तो इसका जो मोशन होगा, देखो F1 इधर F2 इधर, ये दोनों इक्वल हो गया, तो ये मूव अब नहीं करेगा। अब मैं F3 लगा दूंगा तो ये किधर मूव करेगा, डाउनवर्ड मूव करने लगा ना। तो अब मैं क्या करता हूं, इधर से एक और फोर्स लगाता हूं F4, और ये जो फोर्स F4 होगा वो F3 के इक्वल होगा। मतलब ये दोनों फोर्स इक्वल है और ये दोनों फोर्स इक्वल है। ठीक है, तो जिससे क्या हुआ, जो कॉम्बिनेशनल फोर्स है, ठीक है, सम ऑफ ऑल फोर्सेस इज जीरो ऑन एनी बॉडी। ठीक है, इज कॉल्ड बैलेंस फोर्सेस। मतलब सिंपल भाषा में कहूं, बैलेंस फोर्स वो होता है जिसमें नेट फोर्स इज इक्वल टू जीरो होता है। नेट फोर्स मतलब F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 इज इक्वल टू जीरो, ये होता है बैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, अनबैलेंस फोर्स क्या होता है, मतलब इसमें ऑब्जेक्ट आपका मूव नहीं करता। अनबैलेंस फोर्स में ये होता है कि आपका ऑब्जेक्ट मूव करेगा। देखो कैसे, ये बॉडी बी है। ठीक है, ये बॉडी बी है, इसमें क्या हुआ कि मैंने सपोज एक फोर्स F1 दिया इधर। ठीक है, ये मैंने एक फोर्स F2 दिया। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि मैंने ऐसा कहा कि F1 इज ग्रेटर देन F2, F1 इज ग्रेटर देन F2। मतलब ये एक मार्कर है, ये मेरा F1 फोर्स इधर खींच रहा हूं, ये मेरा F2 फोर्स मैं इसको इधर खींच रहा हूं। अब मैंने कहा कि ये वाला जो फोर्स है, मतलब जो इधर खींचने वाला फोर्स वो ज्यादा है, तो ये किधर जाएगा, ओवरऑल फाइनली इधर जाएगा ना, क्योंकि ये वाला फोर्स मेरे हाथ का ज्यादा है, तो ये इधर जाएगा। तो मैंने कहा कि F1 जो होगा वो ज्यादा होगा। ठीक है, जो F1 फोर्स जो लग रहा है वो ज्यादा होगा। एरो मैं चेंज कर देता हूं, F1 इधर लग रहा है और F2 इधर लग रहा है। ठीक है, F1 इसको इधर खींच रहा है, F2 इसको इधर खींच रहा है, और मैंने कहा कि F1 ज्यादा होगा, मतलब इसका जो फोर्स है, जो ये वाला फोर्स जो भी लगा रहा होगा वो ज्यादा होगा। तो ये ज्यादा होगा तो ऑब्जेक्ट किधर मूव करेगा, इस तरफ। अब मैं कहूं कि F2 इज ग्रेटर देन F1, F2 इज ग्रेटर देन F1, मतलब ये वाला जो फोर्स है वो ज्यादा होगा ना, तो अब ऑब्जेक्ट इस केस में किधर मूव करेगा, इधर मूव करेगा। ठीक है, अब मैं ये वाला केस लूं, अगर इसमें क्या होगा, ये बॉडी बी। ठीक है, ये मान लो एक फोर्स ऐसा F1 लग रहा है,
एक फोर्स ऐसा इधर F2 लग रहा है, ठीक है, और एक ऐसा ये F3 भी लग रहा है, और एक ये ऐसा F4 भी लग रहा है, ठीक है। अब मैंने कहा कि सपोज मैंने मान लिया कि F1 F2 इक्वल है, F1 F2 इक्वल है, तो मतलब ना तो भी इधर मूव करेगा ना इधर मूव करेगा। अब मैंने कहा कि F3 इज ग्रेटर देन है F4, F3 इज ग्रेटर देन है F4, तो इस केस में क्या होगा, डाउनवर्ड मूव करेगा। F3 नीचे फोर्स लगा रहा है ना, तो ये डाउनवर्ड मूव करेगा। अब मैं कहूं कि अगर F4 इज ग्रेटर देन F3 है, तो F4 ग्रेटर देन है ना, F4 किधर फोर्स लगा रहा है, ऊपर, तो ये ऑब्जेक्ट अब ऊपर मूव करेगा। मतलब अनबैलेंस्ड का मतलब ये हुआ सिंपल आसान भाषा में कि जो नेट फोर्स होता है इसका वो नॉट इक्वल टू 0 आता है, नॉट इक्वल आएगा, मतलब इसमें ऑब्जेक्ट मूव करेगा, इसमें नेट फोर्स 0 होता है। अब देखो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, ठीक है। देखो फ्रिक्शनल फोर्स ये होता है कि सपोज ये देखो ये सरफेस है, ये एक सरफेस है, कोई भी सरफेस है, ठीक है, इसमें मैंने एक ये ऑब्जेक्ट लगाया बी, कोई भी एक ऑब्जेक्ट बॉडी बी है, ठीक है। इसको क्या हुआ, आपने इधर इसको फोर्स दिया, अभी ये स्टेशनरी पोजीशन पे मतलब रेस्ट पे, तो आपने इसको एक फोर्स दिया एफ, आपने इसको एक फोर्स दिया एफ। अब क्या होता है कि जो सरफेस होता है ना, सरफेस देखो नेचर में जितने भी सरफेसेस हैं कोई भी प्लेन नहीं होता, मतलब बिल्कुल ऐसा चिकना नहीं होता है, ठीक है। उसमें कहीं ना कहीं सरफेसेस में ऊपर नीचे होता है। तो उसमें क्या होता है, उसके वजह से क्या होता है, देखो इवन आपका जो ग्लास होता है ना, ग्लास आपको इतना प्लेन दिखता है, बट उसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखोगे ना, तो उसमें भी आपको ऐसा लेयर्स दिखेंगे, ठीक है, सरफेस का। तो क्या होता है, ये आपने इसको फोर्स एफ दिया, अब ये किधर मूव करेगा, इधर, अब ये किधर मूव करेगा, इधर। तो अब ये सरफेस है ना, अब आप इसको इधर मूव कराओगे तो जो फ्रिक्शनल फोर्स लगता है एफ, स्मॉल एफ, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट को किधर पुश करेगा, इधर, वो ऑब्जेक्ट को किधर पुश करेगा, इधर, ठीक है। मतलब फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है वो ऑफर्ड बाय द सरफेस होता है इन द अपोजिट टू द फोर्स ऑफ, इन द अपोजिट टू द फोर्स अप्लाइड, ठीक है। मतलब फ्रिक्शनल फोर्स हो गया कि जिधर आपने फोर्स लगाया उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो सरफेस फोर्स लगाएगा उसे हमने फ्रिक्शन का, ठीक है। मतलब सपोज आपने फोर्स जो है, फोर्स की जो यूनिट होती है वो न्यूटन होती है, ठीक है, बताऊंगा, ठीक है। फोर्स की जो यूनिट होती है वो न्यूटन होती है, ठीक है, न्यूटन होता है। इसको हम लोग कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसा यूनिट, ठीक है। अब देखो ये भी तो फोर्स ही है ना, बैलेंस फोर्स, तो इसका भी ऐसा यूनिट क्या होगा, न्यूटन होगा। ये भी अनबैलेंस फोर्स है, मतलब है तो फोर्स ही ना, तो इसका भी जो ये ऐसा यूनिट होगा वो न्यूटन होगा, ठीक है। अच्छा, आप सपोज आपने इधर फोर्स दिया, आपने इधर फोर्स दिया, कितना फोर्स दिया, सपोज आपने इधर फोर्स दिया 5 न्यूटन का, सपोज आपने जो इधर फोर्स दिया वो कितना दिया, 5 न्यूटन का, और जो फ्रिक्शनल फोर्स जो सरफेस लगा रहा है, सपोज वो लगा रहा है 1 न्यूटन का, सपोज वो लगा रहा है कितने का, 1 न्यूटन का। तो कितने फोर्स अब ये बॉडी मूव करेगा, अब ये बॉडी मतलब अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो 5 न्यूटन से मतलब उसको उतना फोर्स लगता है, उस हिसाब से उतना उधर वो मूव करता। तो अब इस पे ओवरऑल जो टोटल नेट फोर्स है, जो नेट फोर्स है इस पे कहूंगा, वो नेट फोर्स कितना है इस पे, आपका कैपिटल एफ और माइनस फ्रिक्शनल फोर्स 1 न्यूटन इज इक्वल टू 4 न्यूटन। तो इस पे, तो अब ये जो है वो 4 न्यूटन हो गया, ठीक है। तो ये अब आपका फोर्स का कंसेप्ट क्लियर है। अब हम लोग पढ़ेंगे अगला टॉपिक, ठीक है, लॉज ऑफ मोशन। अब देखो लॉज ऑफ मोशन, देखो कितना सिंपल है, सिंपल, एक बार में चैप्टर खत्म होता है ये लॉज ऑफ मोशन। देखो लॉज ऑफ मोशन 3 लॉ होते हैं न्यूटन के मोशन में। एक होता है फर्स्ट लॉ, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। अभी सब एक्सप्लेन करता हूं, जिसको हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। फिर एक होता है सेकेंड लॉ, ठीक है, और फिर एक आता है अपना
थर्ड लॉ, ठीक है। देखो लॉ ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया क्या होता है, फर्स्ट लॉ क्या कहता है, ठीक है, फर्स्ट लॉ को हम ऑल्सो कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। देखो फर्स्ट लॉ ये कहता है कि सपोज एक बॉडी है, ठीक है, वो बॉडी आप अपने आप को भी कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है, वो बॉडी है। अब क्या होता है कि अगर ये रेस्ट पे है, फर्स्ट लॉ ये कहता है कि अगर ये रेस्ट पे है, मतलब इस पे अगर ये रेस्ट पे है तो ये रेस्ट पे ही रहेगा फॉर एवर, ठीक है, जब तक इस पे कोई अलग से फोर्स नहीं लगेगा, ठीक है। मतलब आप खड़े हो तो आप खड़े ही रहोगे ना, ये ऐसा है तो ऐसा ही रहेगा, ये जिंदगी भर फॉर एवर ऐसा ही रहेगा। अब जब तक इसको फोर्स नहीं लगाओगे तब तक ये आगे पीछे नहीं बढ़ेगा, ठीक है। अब क्या होता है, अब देखो, तो जब तक आप इस पर कोई फोर्स नहीं लगाओगे तब तक ये मूव नहीं करेगा, तो ये होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ठीक। एक होता है कि सपोज ये बॉडी बी है और ये किसी वेलोसिटी v वेलोसिटी से चले जा रही है, किसी एक कांस्टेंट अपने v वेलोसिटी से, सपोज ये v वेलोसिटी मतलब स्पीड, मतलब कि सपोज ये 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वेलोसिटी से चले जा रही है, तो आप सपोज आप इसको 10 AM पे देख रहे हो, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई ट्रेन है, कोई एरोप्लेन, जो भी आप उसको देख रहे हो 10 AM पे, तो 5 मीटर पर सेकंड स्पीड से इस तरफ जा रही है। अब आप इसको मान लो 10 PM पे देखोगे, 10 PM पे देखें 12 घंटे पर, तो भी ये v वेलोसिटी से ही 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ही ये मूव करते रहेगी, ठीक है। मतलब कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो वो रुका हुआ ही रहेगा, एट रेस्ट है तो एट रेस्ट ही रहेगा, अनटिल अनलेस उस पर कोई फोर्स ना लगे, ठीक है। और ये होता है ये दूसरा इनर्शिया का है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है किसी कांस्टेंट v वेलोसिटी से, तो वो उसी वेलोसिटी से मूव करता रहेगा अनटिल अनलेस उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। अब मान लो इसको इधर से कोई फोर्स लगाया कि भाई तुम रुक जाओ, या मान लो इसके अंदर जो ड्राइवर बैठा है, या मतलब सपोज ये ट्रेन है, तो सपोज या कार है, जो भी है, सपोज इसने ब्रेक लगाया, फोर्स, ठीक है, ब्रेक मतलब फोर्स दिया ना उसको रोकने के लिए, ठीक है, तो क्या हुआ कि फोर्स दिया तो अब ये रुक जाएगा ना, अब मतलब अब ये v वेलोसिटी से मूव नहीं करेगा, मतलब जैसे ही इसको फोर्स लगा तो ये रुक गया, ठीक है। तो ये होता, तो देखो, तो इनर्शिया को डिफाइन करूं तो इनर्शिया को डिफाइन करने में ये होता है कि द इनएबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू चेंज इट्स मोशन या टू चेंज इट्स रेस्ट पोजीशन, ठीक है। मतलब देखो लॉ ऑफ इनर्शिया 3 टाइप में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। एक आता है रेस्ट, ठीक है, इनर्शिया एट रेस्ट। एक आता है इनर्शिया इन मोशन, ठीक है। एक आता है इनर्शिया इन डायरेक्शन, ठीक है। तो इनर्शिया एट रेस्ट ये कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगा अनटिल अनलेस उस पर कोई फोर्स ना लगे कि तुम चलो, ठीक है। इनर्शिया ऑफ मोशन ये होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट v वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो वो मोशन में ही उसी वेलोसिटी से मोशन में मूव करता रहेगा अनटिल अनलेस उस पर कोई फोर्स ना लगे। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन ये होता है कि सपोज कोई ऑब्जेक्ट है, वो v वेलोसिटी से या मतलब किसी भी वेलोसिटी से वो सपोज ऐसा मतलब सपोज वो ऐसा जा रहा है नॉर्थ डायरेक्शन में, वो ऐसा जा रहा है नॉर्थ डायरेक्शन में। अब मान लो इस पे कोई ये ऑब्जेक्ट है, ये जा रहा है ऐसे नॉर्थ डायरेक्शन में। अब मान लो इसको कोई इधर से ऐसा फोर्स लग गया, इसको ऐसा इधर से कोई एक फोर्स लग गया, तो अभी नॉर्थ में जा रहा था अच्छा खासा, अब ये किधर जाने लगेगा, इस साइड जाएगा ना, ईस्ट में जाने लगेगा, है ना। तो मतलब ये हो गया, मतलब कि लॉ ऑफ इनर्शिया ये हो गया कि अगर कोई रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में तो मोशन में रहेगा, अगर वो जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में जाता रहेगा अनटिल अनलेस उस पर कोई फोर्स ना लगे। मतलब हो गया ना इनएबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखो जो इनर्शिया होता है, इनर्शिया, ठीक है, जो आई फॉर इनर्शिया है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के, किसी ऑब्जेक्ट के मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, किसी मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जिसका मास ज्यादा उसका इनर्शिया ज्यादा। एग्जाम्पल लूं अगर तो मैं ये कहूंगा कि सपोज यहां पे एक बॉडी B1 है, ये बॉडी B1 है, ये बड़ा बॉडी B2 है, ठीक है, जिसमें इसका M2 मास ज्यादा है इसके मास से, मतलब इसका मास ज्यादा है इसके मास से, ठीक है। अब अगर कोई आएगा और इसे हिलाना चाहेगा, ठीक है, इसको मतलब ये रेस्ट पे है ना, इनका जो इनर्शिया है वो रेस्ट पे है, अगर कोई आएगा अब इनको हिलाना चाहेगा
तो कौन जल्दी मूव करेगा? हल्का वाला मूव करेगा ना, लेस वेट वाला। मतलब इसकी इनर्शिया क्या है? इसकी इनर्शिया कम है, मतलब इसकी एबिलिटी कि मैं रेस्ट पे ही रहूं वो कम है, ठीक है, ये जल्दी मूव कर जाएगा। और इसकी एबिलिटी कि मैं रेस्ट पे रहूं वो इससे ज्यादा है, मतलब इसका इनर्शिया ज्यादा है और इसका इनर्शिया कम है। मतलब इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, जिसका इनर्शिया ज्यादा उसका मास ज्यादा, ठीक है। तो ये था आपका इनर्शिया का कंसेप्ट, ये हो गया फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन देखो, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से पहले एक छोटा सा टॉपिक है वो पढ़ लेते हैं। जैसे कि देखो कोई एक ऑब्जेक्ट है या कोई एक बॉडी बी, ठीक है, कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसको आप फोर्स दो, इसको आप फोर्स दोगे कुछ, मतलब ऐसे फोर्स दोगे या इसको आप एक्सेलरेट करोगे, ठीक है। तो कुल मिला के मतलब एक सेकेंड लॉ पढ़ने से पहले यह आता है कंसेप्ट मोमेंटम का, मोमेंटम का। मोमेंटम देखो ये चीज कहां से है? मोमेंटम, मोमेंटम यहां से है कि जैसे ये बॉडी वी है, बी, और ठीक है, और ये एक दूसरा बॉडी, इसको B1 मान लो, ये दूसरा बड़ा बॉडी B2 है, ठीक है, जिसमें इसका M2 मास ज्यादा है एज कंपेयर टू M1, ठीक है। अब देखो आप इसको एक फोर्स दे रहे हो F, यही सेम इतना ही फोर्स आप इधर भी लगा रहे हो F, कौन ज्यादा मूव करेगा? ये वाला ना, ये वाला। मतलब जो फोर्स है आपका कि या जो मूवमेंट है किसी चीज की, जो मूवमेंट है वो किस पे डिपेंड कर रही है? बेसिकली उसके मास पे, उसके मास पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। और कैसे पता चलेगा कि वो जो मूवमेंट हुआ है वो कितना हुआ है? वो उसकी वेलोसिटी से डिपेंड करेगा ना, कि मतलब कौन कितनी वेलोसिटी से जा रहा है। ये हल्का है ना, ये हल्का है, मतलब इस पे ये ज्यादा तेज मूव कर जाएगा और ये थोड़ा कम मूव करेगा, ठीक है। मतलब एक नया यहां से क्वांटिटी डेवलप होता है फिजिक्स में, जिसको हम कहते हैं मोमेंटम। अब ये मोमेंटम होता है, तो जो मोमेंटम है डिफाइन करने की बात बोलूं तो डिफाइन में इट इज बेसिकली द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है। मोमेंटम को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं P से, मोमेंटम को लोग रिप्रेजेंट करते हैं P से, रिप्रेजेंट किया तो P इज इक्वल टू, मैंने क्या कहा, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। देखो प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, ठीक है। अब इसकी SI यूनिट क्या होगी? SI यूनिट देखो, मास का SI यूनिट क्या होता है? केजी, और वेलोसिटी का SI यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड। तो इसका जो SI यूनिट होता है वो केजी मीटर पर सेकंड होता है, ठीक है। तो ये हो गया मोमेंटम का कंसेप्ट, ठीक है। इसको पर सेकंड को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, केजी मीटर पर सेकंड, एक ही बात है, ठीक है। तो ये आ गया आपका मोमेंटम का कंसेप्ट, P इज इक्वल टू mv। अब देखो, अब मैंने ये क्यों बताया, क्योंकि सेकेंड लॉ यही कहता है कि, सेकेंड लॉ बता दो, सेकेंड लॉ ये कहता है किसी कोई भी एक ऑब्जेक्ट है उस पे जो फोर्स लग रहा है, कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट बॉडी बी है, इस पे जो फोर्स लग रहा है, जो ये फोर्स है, ये जो फोर्स लग रहा है, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इसके चेंज इन मोमेंटम के। मतलब ये एक बॉडी बी था जो कि सपोज ये रेस्ट पे था, ये रेस्ट पे था, मतलब इसका मास m था, इसका मास m था, इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी, इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो सपोज u थी, u, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी को u से रिप्रेजेंट करते हैं, वो सपोज u थी, और इसको आपने अभी फोर्स लगा दिया, आपने जो फोर्स लगाया, तो अब क्या हुआ, ये फोर्स लगा दिया, तो अब ये सपोज यहां मूव करके आ गया, ये बॉडी यहां से यहां मूव करी, और यहां पे इसका मास m ही रहेगा, मास तो चेंज नहीं होता है, मास इतना ही रहेगा इसका यहां पे भी, ठीक है। और अब यहां पे इसकी वेलोसिटी तो चेंज हो गई ना, किसी वेलोसिटी से यहां आया होगा, तो वो जो इसकी फाइनल वेलोसिटी थी, मतलब यहां तक की जो फाइनल वेलोसिटी थी, वो सपोज v हो गई, वो सपोज कितनी हो गई? v, ठीक है। तो अब मैं कहूं इसका इनिशियल मोमेंटम कितना था, इनिशियल मोमेंटम, तो देखो इनिशियल मोमेंटम क्या होता है, मतलब मोमेंटम क्या होता है, इनिशियल मोमेंटम, पहले वाला मोमेंटम, तो पहले इसका मोमेंटम क्या था, m मास
और इनटू पहले वाली वेलोसिटी इसकी u, एम यू, ठीक है। और जो फाइनल मोमेंटम है, फाइनल मोमेंटम, ठीक है, सपोज इनिशियल मोमेंटम जो p1 हो गया और जो फाइनल मोमेंटम है p2, ठीक है, वो कितना होगा m इंटू फाइनल वेलोसिटी v, ठीक है। तो हो गया p2 इज इक्वल टू m इंटू v। अब जो सेकेंड लॉ ये कहता है कि जो आपने फोर्स अप्लाई करा है, ये जो आपने फोर्स दिया, इसको यहां से पोजीशन 1 से पोजीशन 2 तक मूव करने में वो कितना होगा। वो ये कहता है कि जो आपने ये फोर्स दिया, ठीक है, ये जो आपने ये जो फोर्स दिया वो फोर्स होगा आपका चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम के इक्वल होगा। चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो P2 माइनस P1, तो P2 माइनस P1 मतलब P2 की जगह मैं क्या लिखूंगा, mv माइनस mu, ठीक है। अब देखो m और m कॉमन है तो मैं कॉमन ले लिया, यहां क्या बचा, v माइनस u, v माइनस u, ठीक है। देखो चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम होता है, डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है, यार टाइम आएगा। देखो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो सेकंड लॉ होता है वो होता है रेट इन चेंज इन मोमेंटम, रेट इन चेंज इन मोमेंटम। तो रेट इन चेंज इन मोमेंटम का मतलब ये हुआ कि चेंज इन मोमेंटम और उसका रेट, रेट मतलब टाइम, ठीक है, रेट मतलब टाइम। तो मतलब ऐसा कहीं भी आ गया ना, आपका कोई भी डेफिनेशन में आ रहा है कि अगर रेट इन चेंज इन डैश, तो मतलब डैश अपॉन टाइम, तो रेट इन चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, तो P2 माइनस P1 अपॉन T। तो P2, अब इसको क्लियर लिखता हूं, तो P2 माइनस P1 बाई T इज इक्वल टू, P2 की जगह मैंने लिखा mv माइनस P1 की जगह mu बाई T, तो m मैं यहां से कॉमन ले लूंगा, यहां बचेगा v माइनस u, ठीक है, बाई T, ठीक है। तो अब देखो v माइनस यू बाई टी, और फर्स्ट चैप्टर में क्या पढ़े थे कि v माइनस यू बाई टी क्या होता है, एक्सलेरेशन, चेंज इन रेट ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सलेरेशन, यही तो है v माइनस यू अपॉन टी। तो ये जो आपका v माइनस यू बाई टी दिख रहा है वो क्या एक्सलेरेशन है ना, तो m और इस पूरे की जगह में लिख दूंगा a, मतलब सिंपल आपका आ गया f इज इक्वल टू एम ए। ये आपका सेकेंड लॉ से फॉर्मूला आता है, फोर्स का फॉर्मूला। और ये जो फोर्स है इसका ऐसा यूनिट न्यूटन होता है, और जो फोर्स होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी क्यों, उसकी एक तो यूनिट है, मतलब उसका मतलब कोई वैल्यू होगा, उसका कोई मैग्नीट्यूड होगा, 5 न्यूटन का फोर्स लगा, 2 न्यूटन का फोर्स लगा, ठीक है। और हम लोग ऐसा बोलते हैं ना कि फोर्स लगा, किधर लगा, नॉर्थ डायरेक्शन साउथ डायरेक्शन, मतलब किस डायरेक्शन में लगा, तो मतलब उसमें मैग्नीट्यूड है और प्लस उसमें डायरेक्शन भी है, फोर्स में मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, इसलिए वो वेक्टर क्वांटिटी हो गई, ठीक है। तो ये था आपका सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। सेकंड लॉ ऑफ मोशन डिफाइन करेंगे, मतलब चेंज इन रेट ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। थर्ड लॉ, थर्ड लॉ देखो सबसे आसान है, थर्ड लॉ ये क्या था कि सपोज ये एक बॉडी है, ठीक है, इसको आपने ये फोर्स दिया F, इसको आपने ये फोर्स दिया F1, ठीक है, मतलब आपने इसको ऐसा मारा तो आपको भी दर्द होता है ना, मतलब उसने भी आपको मारा, मतलब उधर से भी आपको फोर्स मिला कुछ, वो कितना होता है बताते हैं। ये आपने ऐसा फोर्स दिया F, अब ये आपको भी ऐसा ये फोर्स देगा, सपोज ये F2 हो गया, ये F1 और ये F2, ठीक है, ये हो गया F2। अब देखो अभी आपस में कैसे रिलेटेड होते हैं, मतलब F1 इज इक्वल टू F2, जितना फोर्स देते हो ना उतना ही फोर्स मिलता है, तो मैग्नीट्यूड तो सेम है, मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, लेकिन डायरेक्शन अलग है ना, मतलब आपने इसको फोर्स दिया ऐसा और आपको फोर्स मिला रिवर्स में ऐसा, मतलब मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन का फर्क है। तो डायरेक्शन का फर्क है इसलिए हम यहाँ एक माइनस लगा देंगे, माइनस साइन सिर्फ यहाँ डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है, कि मतलब जो F1 और F2 है वो अलग अलग है, ठीक है।
मतलब डिफाइन करने को बोलूं थर्ड लॉ तो वो ये हो जाएगा कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये जो आपने एक्शन करा उसका आपको अपोजिट रिएक्शन मिला, अपोजिट रिएक्शन मतलब डायरेक्शन अपोजिट हुआ ना, इसलिए यहाँ माइनस साइन लग गया। ठीक है, ये हो गया आपका थर्ड लॉ जो सबसे आसान था। अब हम लोग एक छोटा सा टॉपिक और एनसीईआरटी में वो कर लेते हैं, वो है मोमेंटम पे ही। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। देखो क्या होता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। देखो इसमें क्या होता है कि सपोज देखो ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये इधर मूव कर रहा है किसी वेलोसिटी u से। ठीक है, ये एक दूसरा ऑब्जेक्ट है, इसका मास m1 है और इसका मास m2 है। ये u1 वेलोसिटी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब ये जो वेलोसिटी से जा रहा है वो u1 है, मतलब इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो u1 है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u2 थी, u2। अब क्या हुआ कि किसी कंडीशन में ये दोनों सपोज टकरा गए, ये दोनों टकरा गए, मतलब कुछ ज्यादा वेलोसिटी से मूव कर गया होगा, टकरा गया, ये ज्यादा धीरे हो गया होगा तो टकरा गया होगा। तो सपोज इनका कोलिजन हुआ, टकरा गया, कोलिजन हो गया। तो कोलिजन हुआ ऐसा, ये m1 इसका कोलिजन हो गया m2 से, इसका कोलिजन हो गया m2 से। ठीक है, ये कोलिजन हुआ। अब कोलिजन हो गया, टकरा गया, तब ये फिर से मूव करने लगेंगे ना, जिनको जिधर जिधर इनको जाना था उधर जाने लगेंगे। ठीक है, मतलब मान लो कार 1 थी, कार 2 थी, फिर कार 1 कार 2, अब इन दोनों के मान लो टक्कर हो गई, तो फिर क्या हुआ, अभी फिर बाद में टक्कर के बाद फिर अपने अपने काम पे जाएंगे, फिर अपने अपने डायरेक्शन में जाएंगे। तो मतलब फिर क्या हुआ कि ये जो m1 था और ये m2 था, तो देखो टकरा गए, इन्होंने लड़ाई वड़ाई कर ली, ठीक है, अपने में मस्त। तो फिर क्या हुआ, अभी ये फिर उसी डायरेक्शन में जाएंगे ना, जाएंगे तो इसी डायरेक्शन में। अब भाई लड़ वड़ लिए, मूड वूड खराब होगा, क्या पता कोई तेज चला है कोई धीरे चला है, मतलब सेम वेलोसिटी से क्या पता ना चला है। मतलब ये u1 से जा रहा था, ये u2 से जा रहा था। तो अब ये मान लो v1 से जाएगा और ये v2 से जाएगा, मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी u1, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u2, इसकी इनिशियल वेलोसिटी v1, इसकी इनिशियल वेलोसिटी v2। ठीक है, मास तो दोनों का उतना ही रहेगा, मास तो चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब क्या होता है कि जो टोटल मोमेंटम था इन दोनों का, देखो इसका मोमेंटम कितना होगा, सिर्फ इसका मोमेंटम, इसका जितना मास है और इसका जितनी वेलोसिटी है, मतलब इसका जो मोमेंटम होगा वो कितना होगा। मोमेंटम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो इसका मास कितना है m1 और इसकी जो वेलोसिटी कितनी है u1। ठीक है, इसका मास कितना है m2 और इसकी वेलोसिटी कितनी है u2। ठीक है, मतलब इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल टोटल मोमेंटम जो होगी दोनों बॉडी की मिला के वो कितनी थी m1 u1 प्लस m2 u2, m1 u1 प्लस m2 u2। ठीक है, और फाइनल मोमेंटम देखो कैसे, इसकी कितनी हो गई m1 v1 प्लस m2 v2। ठीक है, तो अब फाइनल मोमेंटम कितनी हो गई, फाइनल कंबाइंड मोमेंटम इन दोनों की वो कितनी हो गई, दोनों को ऐड कर देंगे, m1 v1 प्लस m2 v2। अब क्या होता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये स्टेट करता है कि जो आपने इनिशियल मोमेंटम निकाला टोटल, ये जो इनिशियल मोमेंटम निकाला टोटल ये, और जो आपने फाइनल मोमेंटम निकाला टोटल ये दोनों इक्वल होता है, ये स्टेट करता है। तो इसको प्रूफ करने को आता है एग्जाम में। देखो इसका प्रूफिंग कितना आसान है कि चलो देखो कि ये देखो ये m1 टकराया और ये m2 टकराया, तो यहाँ पे देखो थर्ड लॉ ऑफ मोशन लगेगा। कैसे, जो m1 टकराया, सपोज इसने फोर्स दिया F1 इसको,
इसने ये फोर्स दिया F1 इसको बॉडी 2 को, और M2 ने फिर इसको रिएक्शन में फोर्स मिलेगा F2, मतलब F1 ने इसको फोर्स दिया इधर और F2 ने इसको रिएक्शन में फोर्स दिया इधर F2। मतलब जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम फिर ये कहता है ना कि F1 और F2 इक्वल होगा, F1 और F2 इक्वल होगा, लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है ना, इसने इसको इधर फोर्स दिया, इसको इसने इधर फोर्स दिया, तो यहां मैं लगा दूंगा एक माइनस का साइन। ठीक है, यहां मैं लगा दिया एक माइनस का साइन। अब देखो F1 क्या होता है, अब यहां सेकेंड लॉ क्या था, F1 जो फोर्स होता है वो क्या था, देखो फोर्स इज इक्वल टू, देखो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है MA, यही तो प्रूफ था। और फोर्स इज इक्वल टू, और मैं क्या कहूं ए के जगह मैं क्या लिख दूं यहां पे V माइनस यू बाई टी, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ए यही तो होता है V माइनस यू अपॉन टी फर्स्ट चैप्टर का। तो F1 के जगह अब मैं लिखूंगा F1 के जगह, देखो F1 के जगह मैं लिखूंगा M1 A1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ M2 और A2। ठीक है, और M1 के जगह अब मैं लिखूंगा M1 ऐसी, A1 के जगह अब मैं लिखूंगा, बॉडी की बात कर रहे हैं ना, माने V1 माइनस U1 बाई टी इज इक्वल टू, माइनस का साइन ऐसे ही रहेगा, M2 भी ऐसे ही रहेगा। ठीक है, M2 भी ऐसे ही रहेगा। A2 की जगह मैं क्या लिखूंगा V2 माइनस U2 बाई टी। ठीक है, अब ब्रैकेट हम खोलेंगे। ठीक है, ब्रैकेट खोलेंगे, देखो कैसे M1, अच्छा ब्रैकेट खोलने से पहले देखो ये T और ये T कट गया, ये और T ये T कट गया ना, तो अब ब्रैकेट खोलेंगे तो M1 का एक बार मल्टीप्लाई V1 से, M1 V1 माइनस M1 का मल्टीप्लाई V1 से, M1 U1 इज इक्वल टू, माइनस है ना, तो माइनस M2 इंटू U2 V2, तो माइनस M2 इंटू V2। ठीक है, अब देखो माइनस और इंटू माइनस क्या होता है प्लस, तो प्लस M2 U2। ठीक है, ये हो गया। अब देखो ये हो गया, अब देखो अब माइनस वाले एक तरफ कर लो, प्लस वाले एक तरफ कर लो, जो भी कहूं, या नहीं 1 1 वाले एक तरफ कर लो और 2 2 वाले एक तरफ कर लो। ठीक है, या जैसे कहो सको। तो देखो M1 U1 ये इनिशियल वाला हो गया ना, U1 इनिशियल वाला, और ये U2 इधर ये इनिशियल वाला, तो इन दोनों को एक तरफ कर लो, और ये V2 V1 ये फाइनल वाले, इनको एक तरफ कर लो। तो देखो ये फाइनल वाला मैं एक तरफ कर लेता हूं, ये M1 V1 ऐसे ही लिखा, ये माइनस का M2 V2 है ना माइनस वाला, तो माइनस का M2 V2 को मैं इधर लाता हूं, तो ये हो जाएगा प्लस का M2 V2। ठीक है, इज इक्वल टू ये हो जाएगा फिर M1 U1, ये माइनस का M1 U1 है ना, तो इधर जाएगा तो प्लस का M1 U1 और ये प्लस का M2 U2। यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। देखो कैसे M1 V1 प्लस M2 V2 ये क्या था फाइनल मोमेंटम, M1 U1 प्लस M2 U2 ये क्या था इनिशियल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम, मतलब मोमेंटम कभी क्रिएट नहीं कर सकते और कभी डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, है ना। मतलब ये हुआ कि मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व्ड। ठीक है, इवन आफ्टर कोलिजन एंड बिफोर अ कोलिजन वो दोनों इक्वल होता है। ठीक है, बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन दोनों मोमेंटम टोटल दो बॉडी का इक्वल आ गया। ठीक है, ये था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो अब हम लोग एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम का एक एप्लीकेशन देख लेते हैं। जैसे कि ये एक गन है सपोज, ठीक है, मान लिया ये एक गन है। ठीक है, इससे इसके अंदर एक ये बुलेट है। ठीक, इसके अंदर ये एक बुलेट है। अब मान लो कि जो गन का मास है वो mg है। ठीक है, जो बुलेट का मास है वो mb है,
और जो इनिशियल वेलोसिटी है गन की वो यूजी है, और वो कितना है 0। और जो इनिशियल वेलोसिटी है बुलेट की, मान लो वो कितनी है यू बी, वो कितनी है, वो भी 0। देखो दोनों रेस्ट पोजीशन पे है ना। अब क्या हुआ कि जब यहां से ये फायर होगा, जब इसे यहां से हम फायर करेंगे तो ये जो बुलेट है ये किसी वेलोसिटी से बाहर जाएगी, किसी वेलोसिटी से बाहर जाएगी। सपोज ये वेलोसिटी वीबी से बाहर जाएगी, अपने फाइनल वेलोसिटी वीबी से यहां से बाहर निकली। अब क्या हुआ, जब ये बुलेट निकली तो देखते हो ना सब कोई फायर करता है तो ऐसे ये बाहर पीछे की तरफ गन पीछे मूव करती है, पीछे मूव करती है। मतलब अब ये जो गन है, गन किधर मूव करेगा, इधर। सपोज ये गन इधर मूव किया किसी वेलोसिटी वी जी से, ये वेलोसिटी वीजी से पीछे मूव किया। मतलब यहां क्या हुआ, रिकॉयल हुआ, रिकॉयल ऑफ अ गन। मतलब बुलेट जब फायर हुआ तो ये पीछे गया, तो इसको हम लोग कहते हैं रिकॉयल। ठीक है, रिकॉयल ऑफ अ गन, पीछे हुआ। अब क्या हुआ यहां पे देखो, तो जो इनिशियल मोमेंटम था, इनिशियल मोमेंटम, ठीक है, इनिशियल मोमेंटम सपोज P1, इनिशियल मोमेंटम सपोज P1 या PI मान लो, चलो PI इनिशियल मोमेंटम। तो जो PI होगा वो कितना होगा, इनिशियल मोमेंटम ऑफ गन प्लस इनिशियल मोमेंटम ऑफ बुलेट। तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ पहले गन कितना होगा, mg ug, ठीक है, प्लस इनिशियल मोमेंटम ऑफ बुलेट mb ub, ठीक है, ये होगा। और फाइनल मोमेंटम pf मान लो, pf फाइनल मोमेंटम ऑफ ये पूरे सिस्टम का क्या होगा, ठीक है। तो फाइनल मोमेंटम कितना होगा भाई, मास तो उतना ही रहेगा गन का, mg, ठीक है, mg। और ये vg वेलोसिटी से पीछे गया ना, ये vg वेलोसिटी से पीछे गया, मतलब इसका डायरेक्शन अलग है ना। तो यहां मैं लिख लूंगा माइनस का vg, माइनस साइन यहां सिर्फ ये नहीं रिप्रेजेंट कर रहा कि माइनस वेलोसिटी में मूव कर रहा है। माइनस का मतलब ये कि डायरेक्शन उसका अपोजिट है, अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। और प्लस यहां मैं लिख लूंगा फाइनल मोमेंटम ऑफ बुलेट का, मतलब mb और vb। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है कि ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, मतलब pi इक्वल टू pf। अच्छा, और देखो कि जो ug है ये इसकी वैल्यू कितनी है 0, तो यहां मैं 0 रख दूंगा। ub है इसकी वेलोसिटी कितनी है 0, यहां मैं 0 रखूंगा। तो 0 इंटू ये 0 इंटू ए, तो 0, ये भी 0, ये भी 0, 0 प्लस 0 0। मतलब इनिशियल मोमेंटम टोटल जो था वो कितना था, गन प्लस बुलेट का, गन प्लस बुलेट का 0। और फाइनल मोमेंटम इतना है, फाइनल मोमेंटम इतना है। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम ये कहता है कि जो इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम इक्वल है, तो मतलब मैंने इक्वल कर दिया। और पी कितना है मेरा 0, तो 0 इज इक्वल टू ये mg, यहां माइनस का vg और प्लस mb और vb, ठीक है। अब ये माइनस वाला है ना, तो ये माइनस वाले को इधर लाऊंगा तो ये प्लस में बन जाएगा, तो ये हो जाएगा mg vg इज इक्वल टू mb vb, ठीक है। तो जो मेरा vg होगा, vg इज इक्वल्स टू mb vb अपॉन में mg, ये अपॉन में आ गया। तो इस पे न्यूमेरिकल बनते हैं, क्वेश्चंस में आते हैं एग्जाम्स में कि आपको इन देखो यहाँ टोटल कितनी क्वांटिटी, 1 2 3 4 क्वांटिटी में से कोई भी 2-3 क्वांटिटी दी होगी और आपको फोर्थ क्वांटिटी पूछते हैं, तो ये दिया होगा, ये दिया होगा, ये दिया होगा, ये निकालना होगा, या कोई भी दिया होगा तो उससे कोई फोर्थ क्वांटिटी निकालनी होगी, ठीक है। तो ये आपका लॉ ऑफ कन्वर्शन का एक एप्लीकेशन था, वो भी मैंने बता दिया। तो ये अपॉन में वीजी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका चैप्टर खत्म करता है, ठीक है। आपको कोई क्वेरी होगी तो आप उसमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।